हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा पहले की जो वीडियोज़ हैं उन्हें जाके देख लीजिए। ऑन एंड अराउंड हमारी 27 क्लासेज आ चुकी हैं। सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा है जहाँ से आपके एग्जाम में टॉपिक्स लगते ही लगते हैं, इसलिए पीछे की कोई भी वीडियो नहीं स्किप कीजिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा। अभी आपके पास टाइम है पेपर की तैयारी करने के लिए। यदि आप सारी वीडियोस को देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। प्लस अगर बेटा आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स चाहिए, यदि आपको नोट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। नोट्स लेने का बेनिफिट सबसे बड़ा बेटा आपको ये रहेगा कि उसमें जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर रहेंगी। प्लस साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे और साथ में आपको मिलेगा फुल सपोर्ट टिल योर एग्जाम। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है या कोई जानकारी चाहिए तो ये सब आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज का बेटा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किस तरीके से फसलों को उगाया जाता है और उनको मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा समझिए क्रॉप होता क्या है, फसल होती क्या है। जब हम एक प्लेस पर एक ही तरह की प्रोडक्शन करते हैं, एक ही तरह को प्लांट को उगाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉप। मान लीजिए ये मेरी एक लैंड है और एक ही तरह की यहाँ पे फसल मैंने लार्ज एरिया में उगाई तो हम कहेंगे कि ये किसकी क्रॉप है। उस मान लीजिए मेरी यहाँ पे एक ए प्लांट है, उसकी बहुत सारी फसल उगा ली तो ये क्या है, ए क्रॉप है। जैसे मान लीजिए वीट की क्रॉप, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, जितने भी प्लांट्स उसमें फील्ड में ग्रो किए जाएंगे वो किसके होंगे, वीट के, पल्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है बेटा, अब हम जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें वो किस सीजन में उगते हैं उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो उस बेसिस पे हमारे पास दो तरह की क्रॉप होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है राबी क्रॉप। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा खरीफ क्रॉप की तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं बेटा हमारे रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, बारिश के मौसम में। और आपको पता है बारिश का मौसम कब होता है, जून से सितंबर के बीच में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन जाते हैं। खरीफ क्रॉप बेटा कब होती है आपकी, रेनी सीजन में खरीफ। ठीक है, रेनी सीजन जून से सितंबर का महीना। ठीक है, और इसमें आती कौन कौन सी हैं बेटा, पैडी, मेज, सोया, ग्राउंड एंड कॉटन। कौन कौन सी, धान के खेत, मक्का, सोयाबीन, कोकोनट। तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे। खरीफ क्रॉप में पैडी, मेज पे सोया, ग्राउंडनट और कॉटन के साथ कुछ इस तरीके से आप इसे बना के याद कर सकते हैं। अगर मैं राबी क्रॉप की बात करती हूँ बेटा तो राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम जब होता है तब उगाई जाती हैं। और आपका ये जो सर्दियों का मौसम रहता है बेटा अक्टूबर से मार्च का आपका रहता है। और इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, गेहूं आता है, चना आता है, मटर आती है, सरसों आती है और अलसी यानी कि लीन सीड्स आती हैं। इनको बेटा याद रखिएगा। खरीफ क्रॉप आपकी रेनी सीजन में उगाई जाती हैं और राबी क्रॉप आपकी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड्स। ये देखिए मैंने बेटा यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है कि खरीफ क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और राबी क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, क्रॉप किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, किस तरीके से उसका उत्पादन किया जाता है। तो बेटा जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे ये वाले स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और ये स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये ही स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं और इसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं,
क्रॉप उगाने के लिए जिस जगह हमें क्रॉप उगानी है वहाँ की मिट्टी को तैयार करते हैं। जब हम मिट्टी को तैयार कर देते हैं उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, बीज की बुवाई करते हैं, बीज बोते हैं। फिर जब हम बीज बोते हैं उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं हम बेटा, वहाँ पे खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई मतलब पानी डालते हैं। उसके बाद हम उन्हें खरपतवार से सुरक्षा देते हैं, वीड्स। ये वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। हम उनकी उनसे रक्षा करते हैं। अभी हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उस फसल को काटते हैं और काटने के बाद उसे हम क्या करते हैं, स्टोर में स्टोरेज करके रखते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसमें बीज बोते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर उन्हें अनवांटेड प्लांट से यानी कि वीड से बचाते हैं, फिर कटाई करते हैं और उसके बाद उन्हें स्टोर करते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे। बेटा सबसे पहले कहते हैं कि हम सॉइल को तैयार करते हैं। अब सॉइल को तैयार करने से क्या मतलब है, इस सॉइल को तैयार करने से मतलब है बेटा हम क्या करते हैं, जिस जगह हमें खेती करनी होती है, कोई आपको क्रॉप उगानी होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है उसे पलटते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं। क्या करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल को, लूज करते हैं सॉइल को। अब ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें लूज करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए पड़ी ताकि जो बेटा हमारी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में ज़्यादा अंदर तक जा सके। क्या हो सके, जो हमारी रूट्स हैं सॉइल में ज़्यादा अंदर तक जा सके, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या होता है बेटा, कि जो लूज सॉइल होती है उसमें जो हमारे अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स होते हैं इस सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली सांस ले पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, आपको उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। अर्थवॉर्म को बेटा फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। तो ये फार्मर के दोस्त होते हैं, कौन, अर्थवॉर्म। क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, आपके जो प्लांट्स हैं उनकी एक अच्छी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर सॉइल लूज होगी तो रूट्स हमारी ज़्यादा अंदर तक जाएगी सॉइल के अंदर, और अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। ठीक है, इसलिए हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है बेटा, लूज करना पड़ता है। और दूसरा एक और कारण होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लूज करते हैं, कि जो हमारे बेटा टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसमें क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ होती है और टर्निंग एंड सॉइलिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस। क्या होता है बेटा, अगर हम लूजनिंग और टर्निंग करते हैं तो जो सॉइल में नीचे तक जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि जो प्लांट होता है बेटा उसको कुछ ही लंबाई तक ही आपका क्या कर पाता है, जा पाता है। तो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो उस तक नहीं पहुंच पाते। टर्निंग एंड लूजिंग की मदद से क्या होता है, जो नीचे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी ऊपर आ जाते हैं और प्लांट इनको यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये प्रक्रिया जिसमें हम लूज करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टीलिंग, या फिर क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलिंग और प्लगिंग। और ये बेटा करी किसकी मदद से जाती है, प्लग की मदद से। एक हमारा टूल होता है प्लग, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज बेटा प्लग। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम सॉइल को टर्न करते हैं, हम सॉइल को लूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है बेटा, याद रखिएगा कि अगर हमारी जो सॉइल है बहुत ड्राई है, बहुत सूखी हुई है, तो प्लग करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसमें क्या डालें, थोड़ा सा पानी डाल दें। और दूसरी चीज़ किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो सॉइल होती है बेटा उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं, तो उनको तोड़ना ज़रूरी है। जो सॉइल होनी चाहिए वो बिल्कुल एकदम कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम लेवल में होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, लेवलर का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, मिट्टी को एक लेवल में ला सके। याद रखिएगा, सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, जो क्लम्प्स होते हैं उन्हें तोड़ते हैं और जो सॉइल होती है फील्ड के अंदर उसे एक लेवल में लाते हैं और क्या करते हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन और सोइंग वगैरह हम करते हैं। ठीक, अब टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं सॉइल को तोड़ने के लिए। प्लग का यूज किया जा सकता है बेटा, हो का यूज किया जा सकता है, दिस इज योर हो। ठीक है,
और एक आजकल बेटा किसका यूज किया जाता है, कल्टीवेटर का। ये ट्रेडिशनल यूज है, ट्रेडिशनल मेथड है, एंड ये आजकल का नया मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग में मतलब क्या होता है, प्लांट्स को उगाना ग्राउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात, प्लांट्स उगाने के लिए बेटा हमें ये देखना जरूरी है कि जिन बीजों को हम डालने वाले हैं वो हाई यील्ड के बीज हों, जिनसे हमें ज़्यादा उपज मिल सके, प्लस अच्छी क्वालिटी के बीज हों, साफ हों और हेल्दी सीड्स हो। हमें खराब बीजों को नहीं लेना है। ठीक है, जो टूल्स हम ये बीज बोने के लिए यूज़ करते हैं बेटा, वो दो तरह के टूल्स हैं, या तो ट्रेडिशनल टूल और या फिर सीड ड्रिल। दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बेटा एक तो ये है आपका ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से जो बुल होती है वो क्या करती है, ये इसको खींचती हुई जाती है। ये जो फार्मर होते हैं इसमें बीज डालते हुए जाते हैं, और जो ये बीज होती है ये आपकी सॉइल के अंदर चली जाती है। अब इसमें ये रहता है बेटा कि जो डिस्टेंस होती है वो सॉइल की हो सकता है बहुत पास पास हो, बहुत दूर दूर हो, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं रहता। इसलिए आजकल एक सीड ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीड्स जो होते हैं बेटा इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे शो होते हैं, उगते हैं, जाते हैं। सीड की जो सीड्स होती है बेटा अच्छे से कवर हो जाती है सॉइल से। और क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सीड्स होती हैं वो बर्ड्स क्या होता है, उन सीड्स को नहीं खा पाते, टाइम और लेबर को सेव करती है। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड आजकल जो हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। देखिए, अब एक चीज बात याद रखिएगा बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैडी, जिनको पहले क्या होता है बेटा, हम नर्सरी में ग्रो करते हैं, उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है। उसके बाद जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो उन्हें मैनुअली फील्ड के अंदर ग्रो किया जाता है। और एक पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस होता है सीड के बीच में वो एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ओवर क्राउडिंग होने से क्या होगा कि उनके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लो एक ही जगह पे दो पौधे होंगे, दोनों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ भिड़ेंगे कि ये न्यूट्रिएंट मैं लूंगा, ये न्यूट्रिएंट मैं लूंगा। एज अ रिजल्ट दोनों में से किसी की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक, अब हमने क्या करा कि सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद हमने उसके अंदर बीज भी डाल दिए। अब उसके अंदर हम एक अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैन्योर का और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे, यानी कि खाद को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, मैन्योर को, फर्टिलाइजर को। मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेटा सॉइल में मिलाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। फर्टिलाइजर्स किसका काम करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। मैन्योरिंग क्या होती है, जब फार्मर क्या करता है बेटा, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप आपकी उगाता है और अपनी जो फील्ड है उसे कभी भी अनकल्टिवेटेड यानी कि उसे खाली नहीं छोड़ता, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो मैन्योर को ऐड करने से क्या होता है, वो सॉइल में फिर से वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। अब एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। काम दोनों का सेम होता है बट फिर भी डिफरेंस होता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, और जो मैन्योर होते हैं बेटा ये ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए हुए होते हैं। जो कैटल का डंग होता है या प्लांट के जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स आपके फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं और मैन्योर्स आपके फील्ड के अंदर प्रिपेयर करे जाते हैं। फर्टिलाइजर्स किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, जबकि मैन्योर से बहुत ज़्यादा ह्यूमस आपका मिलता है। फर्टिलाइजर्स में बेटा जो सबसे ज़्यादा फेमस फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और जो मैन्योर होते हैं बेटा वो कम प्लांट रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि अगर मैं ये देखूँ कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी ज़्यादा किस में ज़्यादा होती है, तो फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होते हैं और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है बेटा, ह्यूमस वो सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है, डेड लीव्स और प्लांट से बना हुआ होता है, जो कि ग्राउंड के अंदर लगाया जाता है, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है। ह्यूमस क्या होता है, पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसका पूरी तरीके से डिके नहीं हुआ। अगर मैं ह्यूमस के फंक्शन की बात करती हूँ तो ह्यूमस हमें किस में मदद करता है, या फिर मैं कहूँ कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं, सॉयल को पोरस बनाता है,
इससे क्या होता है, पोरस से उसकी जो एयर होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं और सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी क्रॉप उगाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि व्हीट, मेज, पैडी, बट उसका एक्सेसिव यूज से क्या होती है, आपकी जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल हो जाती है और साथ में पानी पॉल्यूशन फैलाती है। तो बेटा सोल्यूशन क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स की जगह पे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना है। फील्ड्स को 2 क्रॉप्स के बीच में बेटा जो फील्ड होती है उन्हें हम अनकल्टिवेटेड रख सकते हैं, और या फिर क्या कर सकते हैं, क्रॉप को रोटेशन में आप कीजिए, यानी कि मान लीजिए आपने एक क्रॉप उगाई, उसके बाद 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने का वेट करके फिर उस क्रॉप को उगाइए, या आप ये कर सकते हो, अब एक क्रॉप फिर दूसरी क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप, सेम क्रॉप ना उगा के फिर तीसरी क्रॉप अलग क्रॉप। इससे क्या होगा कि सारे प्लांट्स की क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका काम होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, यानी कि पानी डालना। हमने क्या करा, पहले आपकी मिट्टी को एक लेवल में लाया, फिर उसके बाद बीज को बोया, उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर सिंचाई करनी है, पानी डालना है। पानी को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स के अंदर। वाटर जो होता है बेटा रूट्स के साथ एब्जॉर्ब, रूट्स क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। ठीक है, आपके जो बेटा सीड तभी अंकुरित होते हैं जब हमारा क्या होगा, उनको सफिशिएंट वाटर मिलता है, सफिशिएंट, ज़्यादा नहीं, जितनी की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतना वाटर। जो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर बेटा वो प्लांट्स के सभी पार्टों में पहुंचते हैं। पानी क्या करता है, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उसे फ्रॉस्ट से, यानी कि जो गरम गरम हवाएं होती हैं उन सबसे बचाता है, सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करता है। टाइम और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन आपकी डिफर करती है, जैसे कि गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और बारिश के मौसम में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हमें इरिगेशन के बेटा सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, देखिए पहले के मेथड्स थे जिससे इरिगेशन की जाती थी, जिसमें पुले सिस्टम था, चेन पंप था, राहत था, ढेकली था, ये पुराने सिस्टम्स थे। आजकल किसका यूज़ किया जाता है, ड्रिप सिस्टम का यूज़ किया जाता है और स्प्रिंकल का यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है बेटा, एक एक बूंद जो होती है पानी की सीधा जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वहाँ पे जाके गिरती हैं, इससे पानी का वेस्टेज सबसे कम होता है। और स्प्रिंकल से क्या होता है बेटा, पानी दूर दूर तक आपका फैलता है। अब हमें क्या करना है बेटा, सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या होता है, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं बेटा, ये भी क्रॉप प्लांट्स के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, तो उनको कमी ना हो जाए इसलिए हमें इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हटाना पड़ता है। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो हम टीलिंग करते हैं सोइंग से पहले, वो किस में मदद करता है बेटा, वीड्स को हटाने में, उनको जड़ से उखाड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको ड्राई किया जाता है और फिर सॉइल के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे कि जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो कब है, उनके फ्लावर और सीड्स के उगने से पहले पहले। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे यहाँ पे याद रखेंगे। और वीड्स बेटा हम कुछ केमिकल की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वेरीसाइड्स लाइक 2,4-D। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई करना। अब हमने सब कुछ करा बेटा, अब हमें फसलों को काटना भी तो पड़ेगा। जब हम फसलों को काटते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये हार्वेस्टिंग होती कब है, जब हमारी जो फसल क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। क्रॉप्स को या तो पुल किया जाता है, खींच लिया जाता है, या उसे ग्राउंड के पास से बिल्कुल काट लिया जाता है। किसी भी क्रॉप को बेटा मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग हमारी बेटा हार्वेस्टर की मदद से की जाती है। अगर हार्वेस्टेड क्रॉप में क्या होता है, जो ग्रेन सीड्स होती हैं उन्हें बेटा शाफ्ट से क्या होता है, अलग करना होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। ये बेटा मैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला जो चैप्टर होता है उसमें समझाऊंगी थ्रेशिंग और विनोइंग कि इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसमें ग्रेन और जो शाफ होता है, भूसा होता है, उनको अलग किया जाता है। ठीक,
अब क्या करना है बेटा, हमें स्टोरेज करनी है। हमने फसल को काट तो लिया, अब हमें उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना कहीं। स्टोर किस लिए करना पड़ता है, ताकि उसको कोई खराब ना हो जाए, उसे कोई चूहे ना खा जाए, ठीक है। हार्वेस्टिंग ग्रेन के अंदर क्या होता है बेटा, मॉइस्चर होता है। अगर हम उन्हें बिना सुखाए रखेंगे तो खराब हो जाएंगे और उनके ऊपर ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोबारा यूज नहीं किए जा सकते। तो फार्मर क्या करता है, अपने जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसे जूट के बैग में या मेटलिक बीन्स में आपका स्टोर करता है। लार्ज स्केल स्टोरेज जो होती है वो किस में की जाती है, सिलोज में और ग्रैंडरीज में। ये सिलोज है बेटा एंड दिस इज योर ग्रैंडरीज, ताकि उन्हें रैट से, इंसेक्ट से बचाया जा सके। घरों के अंदर बेटा नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन्स को बचाने के लिए, और केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है लार्ज क्वांटिटी की ग्रेन को पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता है किसी भी क्रॉप को, और इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल में ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इनमें से बेटा कौन सा प्रक्रिया है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक मैन्योर से करना, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली एवरी सीजन, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉप। बेटा यहाँ पे देखिए मैंने कहा मिनिमम डिस्टेंस कर देंगे तो क्या होगा, दो क्रॉप्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, इससे फर्टिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। बेटा क्रॉप फर्टिलाइजर्स के अंदर हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, अभी मैंने बताया था बेटा कौन से होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज ऑल गाइस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नोट्स पाने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सभी नोट्स बेटा बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।